सन 1917। रूस में सदियों पुराना ज़ारशाही शासन ढह चुका था और बोल्शेविक पार्टी सत्ता में आ चुकी थी। व्लादिमीर लेनिन और उनके साथियों का विश्वास था कि वे केवल एक नई सरकार नहीं बना रहे हैं, बल्कि मानव इतिहास में एक बिल्कुल नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की नींव रख रहे हैं। उनका सपना था एक ऐसा समाज जहां अमीर और गरीब का भेद समाप्त हो जाए, निजी संपत्ति का अंत हो जाए और अंततः पैसे की आवश्यकता भी खत्म हो जाए। उनके अनुसार पैसा पूंजीवादी शोषण का सबसे महत्वपूर्ण साधन था और जब तक पैसा मौजूद रहेगा तब तक वर्ग संघर्ष और आर्थिक असमानता भी बनी रहेगी। लेकिन जिस समय बोल्शेविक इस सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे थे, उस समय रूस की वास्तविक स्थिति बेहद भयावह थी। प्रथम विश्व युद्ध ने देश की अर्थव्यवस्था को लगभग तोड़ दिया था। लाखों सैनिक मोर्चों पर मारे जा चुके थे, उद्योगों का उत्पादन तेजी से गिर चुका था, रेलवे व्यवस्था चरमरा रही थी और सरकार लगातार बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में मुद्रा छाप रही थी। 1914 में युद्ध शुरू होने से पहले रूसी अर्थव्यवस्था कई समस्याओं के बावजूद स्थिर थी, लेकिन 4 वर्षों के भीतर स्थिति पूरी तरह बदल गई। सरकार का बजट घाटा लगातार बढ़ रहा था और उस घाटे को पूरा करने के लिए नोट छापे जा रहे थे। परिणामस्वरूप रूबल की कीमत गिरने लगी और महंगाई बढ़ती चली गई। जब 1917 में बोल्शेविकों ने सत्ता संभाली, तब तक अर्थव्यवस्था पहले से ही गंभीर संकट में फंस चुकी थी। सत्ता में आने के बाद बोल्शेविकों ने अपने समाजवादी कार्यक्रम को तेजी से लागू करना शुरू कर दिया। लेनिन का मानना था कि यदि रूस को समाजवादी राज्य बनाना है तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था के प्रमुख संस्थानों को राज्य के नियंत्रण में लाना होगा। इसीलिए सबसे पहले बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया, निजी बैंकिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और सभी वित्तीय संसाधनों को सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। इसके बाद उद्योगों, खदानों, रेलवे, जहाजरानी और बड़े कारखानों का भी राष्ट्रीयकरण शुरू हुआ। बोल्शेविक नेताओं का विश्वास था कि यदि उत्पादन और वितरण दोनों राज्य के हाथों में होंगे तो पूंजीवादी व्यवस्था की जड़ें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। लेकिन सिद्धांत और वास्तविकता में बहुत अंतर था। सरकार को सेना चलानी थी, प्रशासन चलाना था और गृहयुद्ध भी लड़ना था। इसके लिए धन की आवश्यकता थी, जबकि कर संग्रह लगभग समाप्त हो चुका था। ऐसे में सरकार के पास मुद्रा छापने के अलावा कोई आसान विकल्प नहीं बचा। परिणाम यह हुआ कि जितना अधिक समाज को पैसे से मुक्त करने की कोशिश की जा रही थी, उतनी ही अधिक मात्रा में पैसा छापा जा रहा था। यह विरोधाभास आगे चलकर सोवियत अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी साबित हुआ। 1918 में रूस ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसने देश की स्थिति और भी खराब कर दी। इस संधि के तहत रूस ने अपनी आबादी, कृषि भूमि और औद्योगिक क्षेत्रों का विशाल हिस्सा खो दिया। यूक्रेन, जो रूसी साम्राज्य का प्रमुख कृषि और औद्योगिक केंद्र था, अब प्रभावी रूप से रूस के नियंत्रण से बाहर हो गया। यूक्रेन रूस के लिए अनाज, कोयला और लौह अयस्क का सबसे बड़ा स्रोत था। इसके साथ ही रूस गृहयुद्ध में भी फंस गया, जहां बोल्शेविकों की रेड आर्मी और उनके विरोधियों की व्हाइट आर्मी पूरे देश में संघर्ष कर रही थीं। युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक अव्यवस्था के इस माहौल में उत्पादन तेजी से गिरता गया। लेकिन बोल्शेविक नेतृत्व का विश्वास था कि यह केवल अस्थायी कठिनाई है और जल्द ही एक नया समाजवादी समाज उभर कर सामने आएगा। इसलिए उन्होंने अपनी नीतियों को और अधिक आक्रामक रूप से लागू करना जारी रखा। सरकार की सबसे बड़ी चिंता भोजन की आपूर्ति थी। शहरों में खाद्यान्न की भारी कमी होने लगी थी। सैनिकों और मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता बन गया। इसी कारण किसानों से अनाज की जबरन वसूली शुरू की गई। सरकारी दस्ते गांवों में पहुंचते और किसानों से निर्धारित मात्रा में अनाज ले लेते। सरकार का मानना था कि यह कदम क्रांति को बचाने के लिए आवश्यक है, लेकिन किसानों के लिए यह व्यवस्था बेहद निराशाजनक थी। यदि उनकी अतिरिक्त उपज उनसे जबरन ले ली जाती थी तो अधिक उत्पादन करने का कोई प्रोत्साहन नहीं बचता था। परिणामस्वरूप किसानों ने उत्पादन कम करना शुरू कर दिया। इससे खाद्यान्न संकट और भी गहरा गया। शहरों में राशनिंग लागू करनी पड़ी और भोजन प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता गया।
लेनिन स्वयं खाद्यान्न संकट को लेकर इतने चिंतित थे कि उन्होंने कई बार अधिकारियों को तत्काल अनाज भेजने के आदेश दिए और चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रमुख शहर भुखमरी का सामना करेंगे। 1920 तक बोल्शेविक सरकार ने अर्थव्यवस्था को लगभग पूरी तरह नियंत्रित करने का प्रयास शुरू कर दिया। परिवहन, डाक, ईंधन, दवाइयां और कई अन्य सेवाओं को मुफ्त घोषित कर दिया गया। सरकार चाहती थी कि धीरे धीरे नकदी की आवश्यकता समाप्त हो जाए। मजदूरों को वेतन पैसे के बजाय वस्तुओं के रूप में दिया जाने लगा। कई कर्मचारियों को भोजन, कपड़े या अन्य वस्तुएं वेतन के रूप में मिलती थीं। कर भी वस्तुओं में वसूले जाने लगे। सरकार विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही थी कि यदि पैसा समाप्त कर दिया जाए तो उसकी जगह कौन सी प्रणाली लाई जाए। कुछ लोगों ने श्रम घंटों को मूल्य मापने का आधार बनाने का सुझाव दिया, जबकि कुछ ने ऊर्जा या अन्य भौतिक मापदंडों की बात की। लेकिन इनमें से कोई भी प्रस्ताव व्यवहारिक नहीं निकला। लोगों को यह समझना मुश्किल हो गया कि अलग अलग वस्तुओं का वास्तविक मूल्य क्या है। आर्थिक गतिविधियां अधिक जटिल होती गईं और व्यापारिक लेनदेन में भ्रम बढ़ता गया। इस बीच महंगाई भयावह स्तर पर पहुंच चुकी थी। सरकार लगातार नए रूबल छाप रही थी, लेकिन मुद्रा की कीमत तेजी से गिर रही थी। 1921 में खरबों रूबल छापे गए, फिर भी सरकार का बजट घाटा कम नहीं हुआ। अगले वर्ष यह संख्या और भी बढ़ गई। मुद्रा की आपूर्ति इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि लोग नोटों पर भरोसा खोने लगे। कई मामलों में लोगों ने सीधे वस्तु विनिमय का सहारा लेना शुरू कर दिया। बाजारों में पैसे की जगह सामान के बदले सामान का लेन देन होने लगा, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था और अधिक अव्यवस्थित हो गई। दूसरी ओर सरकार का यह विश्वास कि केंद्रीय योजना के माध्यम से पूरे देश की आवश्यकताओं का प्रबंधन किया जा सकता है, व्यवहार में विफल साबित होने लगा। लाखों लोगों की जरूरतों, उत्पादन क्षमताओं और संसाधनों का सटीक आकलन करना किसी भी केंद्रीय संस्था के लिए लगभग असंभव था। जल्द ही उत्पादन व्यवस्था टूटने लगी। स्टील, चीनी, ईंट और अन्य आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन तेजी से गिर गया। कई उद्योग लगभग बंद हो गए। रेलवे व्यवस्था में काम छोड़ने वालों की संख्या बढ़ने लगी। मजदूरों के पास अधिक मेहनत करने का कोई स्पष्ट प्रोत्साहन नहीं था। एक औसत श्रमिक युद्ध से पहले जितना उत्पादन करता था, अब उसका लगभग आधा ही उत्पादन कर पा रहा था। काला बाजार तेजी से फैलने लगा और वही लाखों लोगों के लिए भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का मुख्य स्रोत बन गया। सरकार ने निजी व्यापार को समाप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन वास्तविकता यह थी कि अवैध बाजारों के बिना लोग जीवित नहीं रह सकते थे। यह उस विचारधारा के लिए एक बड़ा झटका था जो मानती थी कि बाजारों को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। आर्थिक संकट जल्द ही मानवीय त्रासदी में बदल गया। लोगों की दैनिक कैलोरी खपत तेजी से गिर गई। भोजन की कमी, खराब फसलें और सरकारी अनाज जब्ती की नीतियों ने मिलकर 1921 के भयंकर अकाल को जन्म दिया। लाखों लोग भूख, बीमारी और कुपोषण के कारण मारे गए। अनुमान है कि इस अकाल में लगभग 50 लाख लोगों की जान गई। ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष बढ़ने लगा और किसानों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। सबसे प्रसिद्ध विद्रोहों में से एक था क्रोनस्टाट विद्रोह, जिसने बोल्शेविक नेतृत्व को झकझोर दिया। यह स्पष्ट हो गया कि जनता का धैर्य समाप्त हो रहा है और यदि नीतियों में बदलाव नहीं किया गया तो स्थिति और अधिक विस्फोटक हो सकती है। अंततः लेनिन ने स्वीकार किया कि युद्धकालीन साम्यवाद की नीतियां बहुत आगे तक चली गई थीं। 1921 में नई आर्थिक नीति, जिसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या एनईपी कहा जाता है, लागू की गई। इस नीति के तहत सीमित निजी व्यापार की अनुमति दी गई, किसानों को अपनी अतिरिक्त उपज बाजार में बेचने का अधिकार दिया गया और छोटे व्यवसायों को फिर से संचालित होने की छूट मिली। यह समाजवाद से पूर्ण वापसी नहीं थी, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति थी कि बाजार की कुछ भूमिका आवश्यक है। अगले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था धीरे धीरे स्थिर होने लगी। सरकार ने मुद्रा सुधार किए, एक अधिक स्थिर और स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की तथा बजट को संतुलित करने का प्रयास किया। जिस क्रांति ने पैसे को समाप्त करने का सपना देखा था, उसे अंततः यह स्वीकार करना पड़ा कि आधुनिक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मुद्रा और बाजार की भूमिका को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
सोवियत संघ का यह प्रारंभिक प्रयोग इतिहास में इस बात का महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया कि आदर्शवादी विचार और आर्थिक वास्तविकताएं हमेशा एक दूसरे के अनुरूप नहीं होती।